एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया ही हो ना। देखो, हम सीसैट के पैसेज देखने वाले हैं। अभी 2 पैसेज देखने वाले हैं और ये विजन की टेस्ट सीरीज़ के पैसेज हैं। मैं इसीलिए ले रही हूँ ताकि ये करंट बेस्ड पैसेज होते हैं ना, मतलब कि करंट में क्या चल रहा है उसके रिलेट करके वो पैसेज यहाँ पे देते हैं और थोड़ा टफनेस इनका ज़्यादा होता है कंपेयर टू यूपीएससी के जो एक्चुअल पैसेज होते हैं उसमें। तो ये बात तो अलग है, बट हमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। जब मैं ये पैसेज सॉल्व कर रही थी, फर्स्ट टाइम मैंने रीड किया और उससे क्वेश्चन सॉल्व किया, तो मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी 2 ऑप्शंस में। तो इसके चक्कर में मैंने गलत कर दिया, फिर दोबारा पढ़ा, फिर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था। फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा तो उन्होंने ऐसे थोड़ा सा बताया। उसके बाद मैंने फिर से रीड किया, फिर से सॉल्व करने की कोशिश की, तब जाके मुझे समझ में आया। तो देखो, ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ तो होती रहती हैं, प्रैक्टिस करते रहना है हमें। हर पैसेज एक हमारे लिए नया चैलेंज होता है। कीवर्ड्स समझना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे दिमाग में हमेशा यही रहना चाहिए कि कीवर्ड्स क्या दे रखा है इस पैसेज पे। हमारे माइंड में यही चलता रहता है कि इन्फ्रेंस पूछा है, अजम्पशन पूछा है, एक जैसे ही हम आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, मतलब एक ही दिमाग में रख के आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए ऐसे होता है। वैसे ये मैंने ये पैसेज टेलीग्राम पे दे रखा है, आप वहाँ पे अपने सॉल्व करके आपके आंसर भी दे सकते हो। मुझे तो लगता है वो तरीका बेहतर होगा, जहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और क्वेश्चंस देख के उनके आंसर दिया करो। अगर गलती भी होती है ना, तो आपको वो फील होगा एक्चुअली। अगर आप हम खुद से कभी नहीं करते हैं, तो इसीलिए तो मैं यहाँ पे डेली पैसेज सॉल्व करती हूँ, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस बने रहे और आप लोग भी करो तो बेनिफिट होगा सबके लिए, आपको भी और मुझे भी। ठीक है, तो चलो देखते हैं, देरी नहीं करते, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। 2 पैसेज है, एक पैसेज पे 2 क्वेश्चन है और एक पैसेज पे एक ही क्वेश्चन है, तो हम उसको देखेंगे। तो फर्स्ट वाला देखेंगे। यहाँ पे 7 क्वेश्चन है। पहले हमें क्वेश्चन देखना है, उसके कीवर्ड्स देखने हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मोस्ट रैशनल एंड लॉजिकल इन्फरेंस। तो इन्फरेंस पूछा गया है दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज। तो यहाँ पे फर्स्ट बोला है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हैज़ इम्प्रूव्ड इंश्योरेंस पेनेट्रेशन इन इंडिया। जो इंश्योरेंस पेनेट्रेशन होता है वो डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम है वो इम्प्रूव करेगा, ऐसे बोल रहे हैं ये, मतलब उससे होगा। और सेकंड है, हाई जीएसटी रेट, लैक ऑफ ट्रस्ट एंड पुअर अवेयरनेस ऑफ प्रोडक्ट्स आर द ओनली रीजंस फॉर पुअर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। ये बोल रहा है कि जो पुअर पेनिट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस है वो उसकी वजह, मतलब ओनली वजह क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हाई जीएसटी रेट है, लैक ऑफ ट्रस्ट है, पुअर अवेयरनेस है प्रोडक्ट्स के बारे में। तो इसकी वजह से क्या, यही एकलौता ऐसे ये बोल रहे कि रीज़न है जिसकी वजह से हमारा जो इंश्योरेंस है वो पुअर है, ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं। 2 पैसेज मतलब 2 ऑप्शंस ऐसे कह रहे हैं। तो इसमें से हमें इन्फ्रेंस निकालना है। इन्फ्रेंस का मीनिंग होता है कंक्लूजन निकालना, पैसेज का जो भी कंक्लूजन आता है वो निकालना, या निष्कर्ष कह सकते हो आप, या पैसेज का आउटकम कह सकते हो, या पैसेज का रिजल्ट कह सकते हो आप। उसमें से हमें यहाँ पे कौन सा करेक्ट है वो देखना है। तो चलो देखते हैं। पैसेज पहले देखेंगे। पैसेज में कहा गया है, बिसाइड्स मतलब बावजूद, अ बूम इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री एंड एन इकोसिस्टम पुश टूवर्ड्स द यूज ऑफ न्यू एज टेक्नोलॉजी लाइक एआई, बिग डाटा एट्सेट्रा। तो यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट बोला है कि बावजूद जो हमारा मतलब इंश्योरेंस इंडस्ट्री का बूम हो रहा है और जो इकोसिस्टम है इसका वो भी पुश कर रहा है, कहाँ पे, जो न्यू एज टेक्नोलॉजी है, जैसे कि एआई है, बिग डाटा है, इस तरफ ऐसे बोल रहे हैं ये। इट चेंजिंग द वे इंश्योरेंस हैज़ ट्रेडिशनली बीन प्रोवाइडेड इन इंडिया। जो कि जो पहले इंश्योरेंस जैसे प्रोवाइड किया जाता था वो अभी चेंज हो रहा है उसका वे, ऐसे ये कह रहे हैं यहाँ पे। बियॉन्ड टेक्नोलॉजी देर इज़ अ नीड फॉर इंश्योरेंस कंपनीज टू वर्क टूवर्ड बिल्डिंग ग्रेटर कस्टमर ट्रस्ट in the industry and improving access to insurance by rethinking various process and rules such as GST rate for insurance products to boost insurance penetration for the next billion Indian online users। तो देखो, ये तो बोल रहे हैं कि अगर आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसको बूस्ट करना है अच्छे से, तो इसके लिए हमें मतलब रीथिंक करने की ज़रूरत है
कि मतलब जो भी कस्टमर का ट्रस्ट हो उसको अच्छे से बिल्ड करना है, और अगर जीएसटी रेट का भी कुछ प्रॉब्लम है तो उसको भी अच्छे से करना है। तो ये बोल रहा है यहाँ पे, बट ये नहीं बोल रहा कि इसका ओनली रीज़न यही है कि मतलब जो हमारा पुअर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है इसका ओनली रीज़न तो नहीं बोल रहा है यहाँ पे। इस जो ये सेंटेंस दे रखा है इसमें तो ऐसे नहीं बोल रहा है। मतलब हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो तो गलत है बिल्कुल। ये तो बोल रहे हैं कि हमें और ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए, जीएसटी रेट जो है उसको भी अच्छे से मतलब मैनेज करना है, ताकि हमारा जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो अच्छे से बूस्ट हो इंडियन ऑनलाइन यूज़र्स के लिए, ये बोल रहा है। तो देखो, इंश्योरेंस कस्टमर ऑन digital today enjoy better service due to end-to-end digital experience that leverage technological applications, which in turn is expected to drive growth for the industry। तो ये बोला है कि जो इंश्योरेंस कस्टमर होते हैं ऑन डिजिटल टुडे एन्जॉय बेटर सर्विस ड्यू टू एंड डिजिटल एक्सपीरियंस। मतलब जो आज के कुछ भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हो ना, तो उसका एंड टू एंड हर किसी के पास चिट्टा होता ही है और उसका एक अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है। एंड दैट लीवरेज टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन, सो इसका यही तो टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है। सो विच इन टर्न्स इज एक्सपेक्टेड टू ड्राइव ग्रोथ फॉर द इंडस्ट्री। मतलब इसी वजह से हमारी जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो ड्राइव हो सकती है, मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसे ही बोल रहा है। The insurance market is expected to reach nearly $222 billion by fiscal 2026। ये बोल रहा है कि हम इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो हमारी इंश्योरेंस मार्केट है ना उससे, कितनी $222 बिलियन, इतना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे फिजिकल ईयर 2026 में, कि इतना बूम करेगा ये जो मार्केट है, इतना इससे हमें मतलब यहाँ तक रीच होगी हमारे इंश्योरेंस मार्केट की, ये बोल रहा है। विथ न्यू ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल सच एज B2C, B2B एंड B2C सेट टू बी की ड्राइव्स ऑफ ग्रोथ। तो देखो, हमने पूरा पैसेज पढ़ा, पूरे पैसेज का कर्क्स यही है कि ये बता रहे हैं कि जो हमारी इंश्योरेंस इंडस्ट्री है वो उसका बूम हो रहा है, और वो न्यू टेक्नोलॉजी भी है उसकी तरफ भी उनका पुश है, जैसे कि AI हो, बिग डाटा हो, इनकी तरफ भी पुश है। और बियॉन्ड टेक्नोलॉजी देयर इज़ नीड फॉर इंश्योरेंस कंपनीज टू वर्क। मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसके बावजूद उसके आगे जाके भी जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको कस्टमर का ट्रस्ट अच्छे से बिल्ड करना चाहिए, जो एक्सेस होता है उसको भी अच्छे से इम्प्रूव करना चाहिए, और जो अदर रूल्स होते हैं लाइक GST वगैरह, मतलब GST की तरह हो, तो उसको भी हमें अच्छे से करना है, ताकि जो हमारा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो अच्छे से बूस्ट हो सके। तो ये बात बोली है इन्होंने, ना कि ये बोला है इन्होंने पूरे इसमें ये नहीं बताया कि हाँ ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हैज़ इम्प्रूव्ड इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन इंडिया। इन्होंने ये बात तो बिल्कुल कहीं भी नहीं बोली है पूरे पैसेज में, और ना ही इन्होंने ये बोला कि हाई GST रेट है, लैक ऑफ ट्रस्ट है, या पुअर अवेयरनेस है ऑफ प्रोडक्ट्स, इसकी बात तो बिल्कुल भी नहीं की है। मतलब ये दोनों ऑप्शंस गलत है, तो इसका आंसर D आता है, नाइदर 1 नॉर 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये आता है। देखो, पैसेज की अंडरस्टैंडिंग होना, पैसेज की मेन थीम क्या है ये समझ में आना बहुत ज़रूरी होता है पैसेज में, और ये प्रैक्टिस के साथ ही होगा आपका। इसके ऊपर ही सेकंड है जो हमें बोल रहा है कि पैसेज क्या सजेस्ट कर रहा है वो बताना है यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का मतलब है कि पैसेज क्या सजेस्ट कर रहा है वो हमें ढूंढना होता है, जो ऑप्शन दे रखे होते हैं उनमें से। तो यहाँ पे फर्स्ट बोल रहा है कि एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री मस्ट हैव एन इंश्योरेंस टू फेस द चैलेंजिंग टाइम्स इन वंस लाइफ। ये कब बोला है इन्होंने? कभी कुछ भी नहीं ऐसा बोला कि एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री मस्ट हैव एन इंश्योरेंस टू फेस चैलेंजिंग टाइम्स इन वंस लाइफ। ये तो हर किसी की अपनी अपनी बात है, बट यहाँ पे पूरे पैसेज में इन्होंने कुछ नहीं बोला है ऐसा, तो ये तो हमारा ऑप्शन बनता नहीं है, ना ही ये पैसेज हमें सजेस्ट कर रहा है।
इम्प्रूविंग डिजिटल कनेक्टिविटी विल इम्प्रूव इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन दी, इन्होंने क्या बोला है, बियॉन्ड टेक्नोलॉजी बोला है इन्होंने। तो ये डिजिटल कनेक्टिविटी की तो बात ही नहीं आती है, इन्होंने बियॉन्ड टेक्नोलॉजी के मतलब हमें क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए, जैसे कि जो हमारा ट्रस्ट है उसको बिल्ड करना चाहिए, जो कस्टमर सर्विस होती है उसको अच्छे से इम्प्रूव करनी चाहिए, और जो एक्सेस होता है इंश्योरेंस को उसको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ऐसे बोला है उन्होंने पैसेज में। ना कि ये बोला कि इम्प्रूव डिजिटल कनेक्टिविटी की बात नहीं की है, ना ही ये सजेस्ट किया है उन्होंने, ठीक है। तो ये तो हमारा ऑप्शन बनता नहीं है। तो सी है, हायर इंश्योरेंस कवरेज वुड रिड्यूस द हेल्थ एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, इसकी तो बात ही नहीं हुई है, ना ही ये कुछ सजेस्ट कर रहा है पैसेज हमें, ना ही उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस की बात की है, सॉरी हेल्थ एक्सपेंडिचर की बात की है, ना ही हायर इंश्योरेंस की बात की है, कुछ भी ऐसा बोला नहीं है, तो हमारा आंसर ये भी नहीं आता। तो हमारा आंसर डी है, डिस्पाइट ह्यूज पोटेंशियल टेक्नोलॉजी अलोन कैन नॉट सॉल्व द इशू ऑफ पुअर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, इसीलिए तो बोलते हैं ना वो कि बियॉन्ड टेक्नोलॉजी के आगे जाके हमें ट्रस्ट बिल्ड करना है, एक्सेस अच्छे से देना है, मतलब जो भी इंश्योरेंस एक्सेस है उसको इम्प्रूव करना है, जीएसटी के जो रूल्स होते हैं उनको भी उसके बारे में भी हमें रीथिंक करने की ज़रूरत है, ऐसे इन्होंने बोला है पैसेज में। तो हमारा आंसर यहाँ पे डी बन जाता है। देखो जब अच्छे से पढ़ते हैं ना तो हमारे क्वेश्चंस गलत नहीं होते हैं, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी, बट जब मेंटल स्ट्रेस होता है ना तो हम गलत कर जाते हैं, ये मैंने कल फेस किया है और मैं आगे से ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूँगी। थोड़ा भी प्रेशर नहीं लेना है जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते, फ्री माइंड होके सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। नेक्स्ट पैसेज में ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल पैसेज है, तो देखते हैं क्या बोला है उन्होंने। इन्होंने कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल रैशनल इन्फरेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द अबव पैसेज, मतलब यहाँ पे भी मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस निकालना है, मतलब कंक्लूजन, पैसेज का कंक्लूजन कहो, पैसेज का आउटकम कहो, या पैसेज का रिजल्ट कहो, या पैसेज का निष्कर्ष कहो, तो ये निकालना है हमें। तो यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, वैल्यूइंग डेस्टिनी ओवर फ्री विल कुड ब्रीड कॉम्प्लेंसी एंड लेजीनेस, तो ये भी देखेंगे। डिबेट ऑफ फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी इज एन ऑनगोइंग वन, ये भी देखेंगे कि ये चल रहा है क्या। It is better to believe in the coexistence of free will and destiny rather than in their clashes, तो ये भी देखेंगे। People should focus on their work, not get into the debates of free will and destiny, क्या free will होती है, क्या destiny होती है, क्या इसके ऊपर डिबेट करना ज़रूरी है क्या नहीं है, ये सब पैसेज में दे रखा होता है, तो हम उसी से अंडरस्टैंड कर लेंगे और क्वेश्चन हमारा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये बोल रहा है पैसेज है हमारा यहाँ पे, फॉर एजेस मतलब कई सालों से, prophets and theologians have talked about free will and destiny, मतलब जो प्रॉफिट थे और जो थियोलॉजियंस जो थे उन्होंने हमेशा फ्री विल एंड डेस्टिनी की बात की है। some also argue that the two concepts are इनकम्पैटिबल, मतलब कुछ लोगों का कहना है कि ये जो दो कंसेप्ट है फ्री विल और जो डेस्टिनी है वो इनकम्पैटिबल है, मतलब एक साथ नहीं चल सकते हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। वाइल अदर बिलीव्स दे कैन कोएग्जिस्ट, मतलब कुछ अदर जो पीपल होते हैं वो उनका कहना है कि ये दोनों एक साथ मतलब कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, फ्री विल एंड डेस्टिनी एक साथ चल सकते हैं, ऐसा इनका कुछ लोगों का कहना है। कुछ लोगों का है कि ये एक साथ चल नहीं सकते हैं, इतना हमने यहाँ पे समझ लिया पैसेज में। Those who argue that free will clashes with destiny typically believe that all events and actions are predetermined by a higher power or faith, and therefore human choices are ultimately an illusion। जो ऐसा जिसका कहना है ना कि फ्री विल एंड जो डेस्टिनी है इनके बीच में क्लैशेस होते हैं और ये इनकम्पैटिबल है एक दूसरे के साथ, तो ये कैसे डिटरमाइन होती है, मतलब ऑल इवेंट एंड एक्शन जो होती है बिलीव करते हैं उनकी आर प्री डिटरमाइन, मतलब वो पहले से डिटरमाइन होती है बाय किसके द्वारा, जो हायर पावर होती है या फेथ होता है। तो इससे क्या होता है, अल्टीमेटली जो ह्यूमन की चॉइसेस है वो इल्यूजन हो जाती है, मतलब धुंधला सा कुछ दिखाई नहीं देता है सही और गलत, ठीक है। ऑन द अदर हैंड दोज हु आर्ग्यू दैट फ्री विल
and destiny can coexist, believe that while some aspects of our lives may be determined, such as the circumstances we are born into, we still can make choices within those predetermined parameters. And they may argue that while some events may be inevitable, मतलब जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और रिस्पॉन्स टू दोज इवेंट्स इज स्टिल अ मैटर ऑफ चॉइस। मतलब यहाँ पे देखो सिंपली यही है कि कुछ जो प्रॉफिट्स और कुछ थियोलॉजियंस हैं उनका कहना है कि जो फ्री विल और जो डेस्टिनी है उनके बारे में वो बोलते हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि ये जो फ्री विल एंड जो डेस्टिनी है वो कोएग्जिस्ट करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। जो कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं उनका कहना है कि जो भी क्लैशेस, जो भी एक्शंस, जो भी इवेंट्स होते हैं वो प्री डिटरमाइन होते हैं। किसके द्वारा? जो फेथ होता है, जो हायर पावर होती है उसके द्वारा, और उसी से हमारी ह्यूमंस की अल्टीमेट चॉइसेस होती है, जो कि अल्टीमेटली एन इल्यूजन होता है। ऑन द अदर जो दूसरे होते हैं, जो दूसरे आर्ग्यू करते हैं कि फ्री विल और जो डेस्टिनी है कोएग्जिस्ट कर सकती है, ऐसे जो बिलीव करते हैं, तो वेल सम एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ में बी प्री डिटरमाइन, तो उनको लगता है कि जो हमारी लाइफ की जो कुछ जो है वो प्री डिटरमाइन हो सकती है। मतलब और जो बट सच एज द सर्कमटेंसेस, मतलब इनका कहना है कि जो प्री डिटरमाइन जो है वो किस पे डिपेंड होते हैं? सर्कमटेंसेस वी बॉर्न इनटू एंड वी स्टिल कैन मेक चॉइसेस विद इन दोज प्री डिटरमाइंड पैरामीटर्स। मतलब उनका कहना है कि जो जिस सर्कमटेंसेस में हम पैदा होते हैं ना, उसी से हमारी चॉइसेस डिटरमाइन होती है, उसी से हमारी चॉइसेस बनती है, ऐसा उनका कहना है। और दे में आर्ग्यू दैट व्हाइल सम इवेंट्स में बी इनएविटेबल, और उनका कहना है कि कुछ इवेंट्स जो लाइफ के होते हैं ना उनको हम रोक नहीं सकते या उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आवर रिस्पॉन्स टू दोज इवेंट्स इज स्टिल अ मैटर ऑफ चॉइस, मतलब हम जो भी रिस्पॉन्स करते हैं उन इवेंट्स को वो स्टिल हमारी चॉइस ऑफ मैटर होती है, ऐसा उनका कहना है। तो इतना सिंपल है कि जो बोलते हैं कि फ्री विल एंड डेस्टिनी साथ चलती है, तो उनका कहना है कि मतलब हमारी चॉइसेस जो होती है वो सर्कमटेंसेस के अकॉर्डिंग होती है और उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जो भी होगी वो हमारी चॉइस ऑफ मैटर होगी। ऐसा जो कोएग्जिस्ट करते हैं, मतलब फ्री विल एंड डेस्टिनी कोएग्जिस्ट करते हैं, ऐसा बिलीव करते हैं ना, उनका कहना ये है कि हम जिस सर्कमटेंसेस में बॉर्न होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी चॉइसेस होती है। सिंपली इतना याद रखना है। जो बोलते हैं कि कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते, उनका कहना है कि जो भी एक्शन और जो भी इवेंट्स होते हैं तो वो किसके द्वारा होते हैं? फेथ के द्वारा होते हैं, मतलब डेस्टिनी के द्वारा होते हैं, और वो हायर पावर जो होती है उसके द्वारा होते हैं, और उसी से हमारी चॉइसेस होती है, और वो अल्टीमेटली इल्यूजन होती है, ऐसा कह रहे हैं। जस्ट सिंपली यही याद रखना है। और अब देखते हैं हमारे ऑप्शंस। जो ऑप्शंस हैं, तो पहला है वैल्यूइंग डेस्टिनी ओवर फ्री विल कुड ब्रीड कॉम्प्लेंसी एंड लेजीनेस। नहीं, इसकी तो चल ही नहीं रही है बात। तो ये लेजीनेस है, कॉम्प्लेंसी, इसकी बात तो बिल्कुल नहीं चल रही है, तो ये हमारा ऑप्शन तो बनता नहीं है। द डिबेट ऑफ फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी इज एन ऑनगोइंग वन। देखते हैं। इट इज़ अ बेटर, अदर ऑप्शन भी देखते हैं ना। इट इज़ अ बेटर टू बिलीव इन द कोएग्जिस्टेंस ऑफ फ्री विल एंड डेस्टिनी रादर देन इन देयर क्लैशेस। तो ये बोल रहा है कि बेहतर होगा कि जो हम बिलीव करते हैं कोएग्जिस्टेंस ऑफ फ्री विल एंड डेस्टिनी, उससे अच्छा है कि हम उसको जो उनके क्लैशेस होते हैं रादर देन देयर क्लैशेस, तो मतलब इट इज़ बेटर टू बिलीव इन द कोएग्जिस्टेंस ऑफ फ्री विल, मतलब जो क्लैशेस होते हैं उसकी बजाय तो हम कोएग्जिस्टेंस पे ही बिलीव करें तो चलेगा। ऐसा तो बिल्कुल पैसेज में नहीं इन्फ्रेंस निकाल, मतलब कंक्लूजन तो यही निकल के नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों साइड में भी आर्ग्यूमेंट चल रही है। People should focus on their work and not get into debates of free will and destiny। देखो इसकी तो बात ही नहीं की है कि हाँ अल्टीमेटली उन्होंने कहा क्या कंक्लूजन, मतलब जो लास्ट के लाइंस होते हैं उसमें उन्होंने कहा क्या कि पीपल को इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए, या इस डिबेट में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर थिंक ही नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं बोला ना। लास्ट में उन्होंने कंक्लूड ही नहीं किया, बस बोला है कि कोएग्जिस्टेंस करते हैं तो क्यों करते हैं,
और नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं, इन दोनों की ही डिबेट चल रही है पूरे पैसेज में। तो मतलब ऑप्शन ये भी नहीं है, ऑप्शन ये भी नहीं है, तो इसका है कि द डिबेट ऑफ फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी इज एन ऑन गोइंग वन। कहीं पे भी रुकी नहीं है, ये डिबेट चल ही रही है, तो हमारा आंसर जो आता है वो बी आता है। तो ऐसे ही सिंपली याद रखना, थोड़ा ये फिलोसॉफिकल पैसेज होते हैं ना, इनको समझना और इनसे निष्कर्ष निकालना थोड़ा टफ है। इवन मेरे लिए भी टफ था, तो आपके लिए भी टफ ही होगा। मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ ताकि एक्यूरेसी अच्छी से हो, एटलीस्ट 90 to 95% तो एक्यूरेसी आनी ही चाहिए एक्चुअल पेपर में, क्योंकि मैथ का पता नहीं कैसे क्वेश्चन लाएंगे वो, उससे हमारे सॉल्व भी होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं होता है। और इवन इतना टफ होता है, ये मैंने खुद रियलाइज़ किया है। 65 मार्क्स लाना भी होता है CSAT में, बट इतना आसान ये भी नहीं है 65 मार्क्स लाना भी, ठीक है। एक बार हम GS की बात कर सकते हैं कि ला सकते हैं GS में, बट CSAT में थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए, पैसेज अपने सामने होता है, आंसर भी हमारे सामने होता है, तो बस लॉजिक के साथ हमें निकालना होता है उसको। ये हमारे हैंड में के मार्क्स हैं, मतलब हमारे हाथ में होते हैं इनके मार्क्स। और अगर हम प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से तो रीजनिंग के भी मार्क्स गलत होने के चांसेस कम होते हैं, उसके ऊपर भी प्रैक्टिस करें। जो टॉपिक आपको मतलब मैथ के भी आपको ईजी लगते हैं और लगता है कि हाँ मैं इसके ऊपर कैसे भी क्वेश्चन आ जाए मैं गलत नहीं करूँगा, तो उसके लिए बेहतर प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और प्रैक्टिस करते रहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।